नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं जयंत नामदेव और लेकर आ गया हूं हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ये शिक्षा का स्पेशल एपिसोड जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सक्सेस, एक कदम सफलता की ओर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एग्जाम के बारे में जो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई एक अच्छा पद चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक अच्छी नौकरी में, तो आप इस एग्जाम को दीजिए और आपको एक बहुत अच्छा पद मिलेगा और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूं पीएससी के बारे में। तो पीएससी एग्जाम के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे और मेरे साथ में यहां पर एक्सपर्ट मौजूद हैं। आशेंद्र मिश्रा सर, आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे शो में। आशेंद्र मिश्रा सर के बारे में मैं कहूं तो कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर फाउंडर हैं। सर, आप वैसे तो कई सारे बच्चों को, कई सारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देते हैं। आज बहुत सारे व्यूअर्स भी हमसे जुड़ने वाले हैं जो पीएससी के बारे में जानना चाहते हैं। पीएससी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम होती है अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की अगर जॉब्स की बात करें तो सर, क्या ये एग्जाम होती है? कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूपीएससी पीएससी के अंदर। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड पीएससी और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे क्या पद मिलते हैं? क्या कहना चाहेंगे? जयंत भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो सरकारी पद हैं या हम कह सकते हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपको देश के लिए कुछ करने का जो मौका है जी, उस मौके के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि पद कहीं प्राप्त होते हैं तो यूपीएससी और पीएससी के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। अब अंतर इतना सा है कि जो केंद्र सरकार एग्जाम कंडक्ट कराती है, केंद्र सरकार जिन पदों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करता है संघ लोक सेवा आयोग। जी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहां पर जो राज्य सरकार एग्जाम कराने वाली, कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है वो है एमपी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के थ्रू या उस डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमें पद मिलते हैं वो सामान्यतः फर्स्ट ग्रेड के पद होते हैं। और उसमें अगर हम सबसे अच्छे पद की बात करते हैं, सामान्यतः हर बच्चे का जो पसंदीदा पद है वो है कलेक्टर बनना। जी, आप जानते हैं कलेक्टर बनने के बाद में एक जिले का राजा होता है एक तरह से व्यक्ति, और जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी गतिविधियों का यहाँ पर संचालक कलेक्टर ही होता है। जी, तो नो डाउट एक बहुत चार्म है इस पद में। देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करने के यहाँ पर आपके पास में मौके मिलेंगे। इसका ही सब ऑर्डिनेट पद होता है डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर यदि पद चाहिए तो इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो कह सकते हैं कि यूपीएससी के माध्यम से जहां हम कलेक्टर बन सकते हैं, वहीं पर एमपीपीएससी के थ्रू हम डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। जी, यूपीएससी के थ्रू हम आईपीएस बन सकते हैं, अर्थात जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं एसपी। जी, तो वहीं पर एमपीपीएससी के थ्रू हम डीएसपी बन सकते हैं। लेकिन आईपीएस बनते हैं और आईपीएस यहां पर डायरेक्ट बनते हैं। जब हम डीएसपी बनते हैं तो हम प्रमोशन के साथ चलते हुए हम आईपीएस बन सकते हैं। जी, क्योंकि हर व्यक्ति का एक कहीं ना कहीं लक्ष्य तो यही होता है कि एक जगह हम एसपी के रूप में भी देखे जाएं, एक जगह हम कलेक्टर के रूप में भी देखे जाएं। तो नो डाउट जहां बच्चे चार्म के लिए आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश सेवा जहां पर बॉर्डर पर रहकर की जा सकती है, वहीं पर बॉर्डर के अंदर रहकर देश सेवा करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है जी, वो ये माध्यम है। जी। और जैसा कि सर ने कहा कि इस पद के अंदर एक चार्म होता है, लेकिन सर इस बात को भी हमें मानना होगा कि एक बड़ी शक्तियों के साथ में बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है जब आप इस तरह का पद संभालते हैं। तो अगर आपके मन में एक भावना है देश की सेवा करने के लिए, भावना है कि कुछ जिम्मेदारियां आप लें और उससे एक शहर को, एक नगर को एक बहुत अच्छा स्वरूप दे पाएं, तो मुझे लगता है कि ये एग्जाम आपके लिए परफेक्ट रहेगी। सर, जब बैकग्राउंड्स की बात करें, जो स्टूडेंट्स इसको तैयार करना चाहते हैं, इसको पाना चाहते हैं, तो वो किस तरह के बैकग्राउंड से आए? वो कई बार होता है हिंदी से आते हैं, कई बार होता है अंग्रेजी से आते हैं, कई बार होता है कि मैथ साइंस अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आते हैं। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा प्रेफरेबल रहता है? किस तरह का बैकग्राउंड आपको सपोर्ट करता है आगे इस तरह के एग्जाम परस्यू करने के लिए? पहली बात तो यह है कि जो सिलेबस रखा गया है यूपीएससी का हो या एमपीपीएससी का, सिलेबस में सामान्य लिखा गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। जी, तो किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन तो चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो यहां पर अगर मान लिया कोई बच्चा 12 तक
साइंस बैकग्राउंड से होता है, और 12th के बाद यदि वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करे, लेकिन अगर वो बीए करता है, आर्ट्स बैकग्राउंड को लेके काम करता है, तो उसका दोनों मिक्सअप होता है। एक साइंस में उसे स्पेशल बैकग्राउंड मिलता है 11th-12th में, और 11th-12th के बाद वो यहाँ पर बीए कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जैसे जो सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट हैं, वो उसको यहाँ पर प्रॉफिट देके चले जाते हैं, उसको हेल्प करके चाहते हैं। इसीलिए अगर कोई बच्चा पहले से ही इस एग्जाम के बारे में सोच रहा है, तो अगर हम अपनी बात करें तो हमें यहाँ पर यही कहना चाहिए कि बच्चा 11th-12th साइंस से करे। साइंस में बायो हो या मैथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एमपीपीएससी या यूपीएससी में देखें तो साइंस के सब्जेक्ट भी हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी हैं। कहने को सामान्य ज्ञान है, लेकिन सामान्य ज्ञान का स्तर थोड़ा सा अच्छा है जी, इसीलिए थोड़ा सा 10th लेवल से ऊपर हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए 12th तक बच्चों को सामान्यतः साइंस लेना चाहिए, और 12th के बाद अगर देखें तो अगर वो बीए करे तो बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीए करे तो ही वो एग्जाम दे सकता है। वो किसी भी फील्ड से है, वो एग्जाम में अपीयर हो सकता है। और यहाँ पर ये नहीं है कि बीए करके आ गए तो हमें ज्यादा हेल्प मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस बैकग्राउंड से बच्चा आता है तो उसका जो माइंड होता है वो बड़ा शार्प होता है, और बहुत अच्छे से वो उस चीज को बहुत जल्दी ग्रैब भी कर लेता है। जी सर, सही उम्र क्या होती है? अगर एक स्टूडेंट ये बचपन से सपना देखता है कि मुझे इस तरह की फील्ड में जाना है, तो सही उम्र क्या होती है? कितनी जल्दी वो प्रिपरेशन शुरू कर सकता है इस चीज की? अलग अलग मुझे लगता है कि कौटिल्य एकेडमी में भी अलग अलग मापदंडों पर अलग अलग तरीके से स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाया जाता है। क्या एग्जैक्टली चीज होती है? देखिए, एक्चुअल क्या है कि ये भी हम आपको देखें तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है करना क्या है। लेकिन जिस प्रकार से इस समय पर एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, जानकारी हमें घर बैठे प्राप्त हो रही है। आपके पास एक क्लिक पर हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, और यदि आप अपने कैरियर को लेकर यहां पर इतने सजग नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे नीचे वाली जो पीढ़ी है वो आपसे आगे निकल जाएगी जी। इसीलिए हमें सही उम्र में ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें किस फील्ड की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना है। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जहां बच्चा 10th के साथ ही, अब 10th का 8th के साथ ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे आईआईटी करना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इस फील्ड में जाना है, तो 8वीं के साथ ही वो इस चीज के बारे में सोचने लग जाता है। चूंकि आईआईटी या AI-triple की जो एग्जाम होती हैं, ये नीट की एग्जाम होती हैं, ये 12th के बाद से हो जाती हैं, लेकिन इस फील्ड की एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा। इसके लिए ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ओके। लेकिन अगर सोचने की बात करें तो हर बच्चे को 10th के साथ ही इस बारे में सोच लेना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आगे का जो एजुकेशन है वो एजुकेशन उसी स्पीड से हमें आगे बढ़ाना भी पड़ेगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि 11th-12th वो साइंस ले ले, और 12th के बाद वो बीए, बीकॉम जो भी अपना आर्ट्स ग्रुप लेकर अगर तैयारी करे तो बेटर है। तो अगर 10th के बाद ही यहां पर ये काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी सोच के साथ, इसी उद्देश्य के साथ कौटिल्य एकेडमी ने 2 प्रकार के बैच चालू किए हैं जी। वैसे तो देखिए 3 प्रकार का बैच है, लेकिन 2 प्रकार के बैच स्पेशल देखे, संरचना और संकल्प। एक बैच हमने चालू किया है 10th लेवल के बाद से, और दूसरा बैच चालू किया है हमने 12th लेवल के बाद से। 10th लेवल यानी बच्चा जैसे ही 10th कवर करता है तो उसका सीधा सा होता है कि मुझे जाना किस फील्ड में। अगर मान लीजिए आईआईटी करनी है तो उसे वैसी तैयारी करना चाहिए। अगर उसे मान लीजिए कि 12th करना है तो उसे वैसी कहना चाहिए कि वैसी तैयारी करना चाहिए जी। लेकिन अगर उसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी। ओके। उसका फोकस होना चाहिए हमारे आसपास की जो न्यूज हैं उसमें क्या चल रहा है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे डेली रूटीन में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उसका वास्तविक आधार क्या है। क्योंकि एमपीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी कहने को बहुत टफ एग्जाम है, लेकिन यूपीएससी जब भी पेपर पूछती है तो वो ये देखती है कि आज की डेट में हम अगर किसी चीज का यूज कर रहे हैं तो उसका बेसिक फंडा क्या है। ओके। वहां से वो क्वेश्चन उठा लेती है और हमें लगता है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है। तो पेपर टफ नहीं देता, वो बच्चे के अवेयरनेस को देखना चाहते हैं कि बच्चा अवेयर कितना है अपने आसपास की चीजों से। क्योंकि अगर कलेक्टर बना रहे हैं हम आपको तो सीधी सी बात है, कलेक्टर वही व्यक्ति सही रूप से पद धारण कर सकता है
जो अपने आसपास की चीजों में अवेयर हो, जागरूक हो और कितने जल्दी उन चीजों को ग्रैब करके अपने उन समस्याओं का निराकरण भी कर सकता है और यहां पर किसी अच्छी चीज को ग्रैब करके दूसरी जगह पर उस चीज को फॉलो भी करवा सकता है जी। तो ये मेन फंडा होता है उनके एजुकेशन का। ओके। इसीलिए हमें किसी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होती है। सर एक आपने बीच में एक टर्म यूज किया था कि सामान्य ज्ञान तो होता है लेकिन अच्छे स्तर का होता है। वो अच्छे स्तर का प्रिपरेशन करने के लिए कई बार बहुत पसीना निकलता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आती है। सर मेजर डिफिकल्टी स्टूडेंट्स के साथ में क्या रहती है उस प्रिपरेशन को हासिल करने में और वो कैसे उसे पार कर सकता है? देखिए, बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो 10th लेवल के साथ में उसका आईक्यू पावर का अगर देखें तो बहुत अच्छा होता है, सीखने की क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। और उतना ही साइंटिफिक ये भी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका जो सीखने की क्षमता है वो कम होती जाती, अनुभव काम करता चला जाता है। हम 10th में या 11th की बात करें तो किसी एक पूरे के पूरे पेज को रटकर हम लिख के आ सकते थे, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम पीजी करते हैं या बीएससी करते हैं तो हम पेज को रटते नहीं हैं, उसमें से 4 लाइन निकालते हैं और 4 लाइन को 40 कैसे बनाना होता है अनुभव काम कर जाता है। बिल्कुल। तो पहली बात तो यह है कि सही गाइडेंस, कि आपके पास में जब ग्रैब करने की पावर है, सीखने की क्षमता है, उस समय पर यदि आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जी। तो सबसे बड़ी समस्या वही है कि सही गाइडेंस का होना। कई बार क्या होता है कि कई ऐसी जगह पर देखें तो बच्चे को किसी एक व्यक्ति ने गाइडेंस दे दिया और कई बार आपने देखा भी होगा, आपने बचपन महसूस किया होगा कि जब भी हमने कुछ अपने मम्मी पापा से पूछने की कोशिश की, चूंकि नो डाउट आज भी ग्रामीण क्षेत्र हमारा, गांव में हमारे लोग बसते हैं, बच्चा ने पूछा कि पापा मुझे कलेक्टर बनना है, हम भेज देते हैं कि चलो बेटा एक काम करो, आपके फूफा जी के कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने तैयारी की थी, आप उनसे मिलो। वो वहां उनको पहुंचाते हैं और चूंकि वो जो फूफा जी के रिश्तेदार थे वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ढंग से तैयारी की और अनसक्सेस होकर लौट आए। बिल्कुल। और जैसे अनसक्सेस होकर लौटते हैं तो वो अपना अनसक्सेस होने का जो आधार है वो किसको बताते हैं? दूसरी की गलतियों को। वो सबसे पहले यही बोलेंगे कि बेटा आप गलत एग्जाम की तरफ हाथ डाल रहे हो, बहुत टफ एग्जाम है, पास होना इतना आसान काम नहीं है, वहीं डिमोटिवेट कर देंगे। हाँ, बच्चे को उन्होंने वहीं डिमोटिवेट कर दिया, यानी बच्चे के दिमाग में एक बात आ गई कि मैं शायद गलत डायरेक्शन में एंटर कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो मोटिवेट था कि मुझे कुछ करना है और बचपन से मैं एक शब्द सुनता चला जा रहा हूं कि बड़े होके क्या कलेक्टर बनोगे, तो क्या बड़े होके कलेक्टर बनना क्या अपराध है? बिल्कुल। क्या मेरी हैसियत से बाहर है? तो उस बच्चे का पहला आधार ही वहीं खत्म। तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि बच्चे को अगर सही समय पर गाइडेंस मिल जाए तो वो बच्चा जिसने बचपन में सपना देखा या बचपन से एक शब्द सुना कि कलेक्टर बनना है, वो शायद वो अपने मकसद में पूर्ण हो जाए। तो पहली डिफिकल्टी तो वही है कि बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए जी। दूसरी डिफिकल्टी ये है कि गाइडेंस तो मिल गया, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये गाइडेंस भी उतना ही आवश्यक है कि हमारा सिलेबस जो है उस सिलेबस को हमें बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि आप सिलेबस समझे बिना, हमने आपको कहा कि आप इतिहास पढ़ लेना, आपने इतिहास की 10-15 राइटर्स की बुक उठाई, पढ़ना शुरू, आप बताइए कि कैसे पता आपको कि क्या काम का है क्या नहीं पता, उसमें तो लिख दिया इतिहास पढ़ना है। तो एक मार्गदर्शन ये भी होना चाहिए कि अगर जो बुक की स्टडी हमें करना है, जो भी सिलेबस की स्टडी करना है, तो हमें सिलेबस का यहां पर ज्ञान होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि किस स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये नो डाउट आपको वही बताएगा जो आपका टीचर होगा, जो इसमें एक्सपर्ट होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं अपने डिपार्टमेंट में जी। तो आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी। आप सामने वाले को यही बोलोगे कि बेटा इसको ऐसा कर लो, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर हम बच्चे को गलत तरफ भेजते हैं, कुछ करते हैं, तो नो डाउट बच्चा भटक जाए। वो कहा जाता है सर कि जो बच्चे होते हैं, जैसे हम 10वीं क्लास की बात करें तो जिस उम्र में वो होते हैं उसमें वो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होते हैं। बिल्कुल। कि उन्हें जैसा शेप दिया जाता है वो बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, और अगर किसी गलत कुम्हार के हाथ में वो चले गए तो उसका शेप बिगड़ना ही है। तो सर ने बड़ा ही अच्छी बात की कि सही मार्गदर्शन जो होता है वो अगर सही उम्र में किसी बच्चे को मिलता है तो वो जरूर आगे बढ़ता है। सर मैं बात करूं अभी कोविड की, कोविड-19 जैसे ही आया है वैसे बहुत सारे एग्जाम्स में डिफिकल्टीज आई हैं, उसके शेड्यूल्स चेंज हुए हैं। सर
क्या आप कहना चाहेंगे कि इस पीएससी के ऊपर पढ़ाने के तौर पर भी और गवर्नमेंट के शेड्यूल के तौर पर भी किस तरह के डिफरेंसेस आए हैं? एक्चुअल क्या है कि पढ़ाने के तौर पर थोड़ी सी बात करें तो ऑफलाइन के स्थान पे हम ऑनलाइन पे चले गए हैं जी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही एक उत्तर दक्षिण ध्रुव है। ऑफलाइन में जब बच्चा सामने बैठकर टीचर के साथ डिस्कस करता है, टीचर का सामना करता है, तो नो डाउट उसका एक अलग रवैया होता है, मनोबल बढ़ता है। मनोबल भी बढ़ता है। दूसरा कि एक भय होता है उसे टीचर का कि पता नहीं कल क्या पूछ लेंगे, होमवर्क पूरा करना है, ये सब करना है, ये एक भय होता है उसको। लेकिन जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो कई बार बच्चा ना आज बहुत आलस आ रहा है, काम करते हैं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मतलब वो वीडियो हमने सेव करके रख लिया है, हम बाद में देखें, वो बात कभी नहीं आता जी। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये नहीं कहते कि ऑनलाइन चीज खराब है, ऑफलाइन बहुत अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेशन जो होता है जी, वो बच्चे का ऑफलाइन की तरफ जब हम बात करते हैं तो ज्यादा होता है और ऑनलाइन की तरफ कम होता है। दूसरी तरफ आत्म अनुशासन की जरूरत हाँ, पड़ती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि बच्चा जब ऑफलाइन में इंटर करता है तो हमारे जो टेस्ट पेपर होते हैं वो सामने बैठ के देता है, उसमें भी वो चीज अनुशासन देखता है टीचर की क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और जब ऑनलाइन में टेस्ट पेपर देते हैं तो हम जैसे कहते हैं ना तिरछी निगाह से वो गलती कर ही लेता है जी। उसके मन में एक बार आ ही जाता है कि बगल में देख लूं क्या बुक रखी हुई है, या कहीं गूगल करके देखूं क्या इसका आंसर क्या है। तो जो उसका आत्म अनुशासन होता है ना वो थोड़ा सा डिग जाता है। जी, क्लियर। लेकिन जनरली कहते हैं ना जैसे कि घरों में जो ताले होते हैं, घरों में ताले चोरों के लिए कभी नहीं लगाए जाते। घरों में ताले जो लगते हैं ना वो ऐसे लोगों के लिए लगाए जाते हैं जिनकी ईमानदारी ना डिग जाए, क्योंकि चोर तो ताला तोड़कर ही चोरी करेगा, ठीक। लेकिन ईमानदार व्यक्ति का ईमान ना डिग जाए इसलिए वो ताले लगाए जाते हैं जी। तो बस दोनों में इतना ही अंतर है कि ऑफलाइन में जो बच्चा बैठ रहा है वो बहुत ईमानदार है, लेकिन उसके सामने टीचर इसलिए खड़ा होता है कि यहां पर उसकी ईमानदारी डिगे ना, अच्छे से आत्मअनुशासन के साथ टेस्ट पेपर दे। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर दोनों की सामंजस्य की होती है, जो शायद ऑनलाइन में थोड़ी सी लैक है। ऑनलाइन में लैक है सर, तो किस तरह से फिर ऑनलाइन को हैंडल करना चाहिए ऑफलाइन की बजाय? ऑनलाइन को हैंडल करने का जो अभी है कि भाई बच्चों को स्वयं आत्मअनुशासन में रहना चाहिए और थोड़ा सा पेरेंट्स को उनकी हेल्प करना चाहिए कि जब भी हमारा नोटिफिकेशन जाता है कि कल हमारा टेस्ट है या क्लासेस हैं तो थोड़ा सा, भले बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स अगर देखते हैं कि नहीं अगर टेस्ट है इसका तो मैं भी इसके बगल में बैठूं तो जी, कि करता क्या है ये, मैं भी तो देखूं कि इसके नंबर कैसे आते हैं। और एक दो बार यदि वो करेंगे तो नो डाउट बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। तो थोड़ा सा परिवार की भूमिका उसमें बढ़ जाती है। जैसे अभी देखा होगा आपने कि स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बात हुई है तो घर में जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो माँ बाप बच्चे बगल में बैठ जाते हैं कि भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो जी। तो वो बच्चे बड़े भले हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी भूमिका बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आत्म अनुशासन की बेहद आवश्यकता है अगर आप इस तरह के एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे को आप परस्यू करवाना चाहते हैं इस तरह के एग्जाम, तो आप उसमें सपोर्ट करें और उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस दें, उन्हें प्रॉपर वक्त दें ताकि वो अच्छे से ऑनलाइन एग्जाम्स दे पाए या ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। सर, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शेड्यूल में डिफरेंसेस हुए हैं कोविड के कारण? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई शेड्यूल में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, वही एग्जाम है। सिलेबस जो चेंज हुआ था वो पहले ही हो चुका था, जनरल वो वही है। कोई सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि आप जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं अभी, जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं अभी, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और हजारों बच्चों को आपने मार्गदर्शन दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं वो बच्चे निराश ना रहें, क्योंकि अभी 1.5 से 2 साल का जो समय कोरोना में गया है, वैकेंसी थोड़ी लैक हुई है, लेकिन अभी अभी आपके सामने देखिए कि 2019 के मेंस का रिजल्ट आ चुका है, 2021 के 2020 के प्री का रिजल्ट आने वाला है, विद इन 1 वीक के अंदर आपके सामने रिजल्ट होगा, और 2021 की वैकेंसी आ चुकी है जिसका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि नो डाउट एक महामारी का सामना हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यदि आत्मविश्वास में रहते हैं, हम सावधानियां बरतते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी महामारी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आपको आपके लक्ष्य से डिगा दे।
तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज है कि आत्मनुशासन बना के रखें और आराम से पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे लगता है कि आज आपने सभी स्टूडेंट्स को दिया है। बहुत धन्यवाद। सो आज हमने सर से बात की। मिश्रा सर ने काफी अच्छी अच्छी टिप्स दिए हैं हमें, और वो कहते हैं ना कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो सिचुएशंस कुछ भी हो, लेकिन अगर आप आपके लक्ष्य पे बने रहेंगे तो आप आपकी मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आप देखते रहिए ग्लोबल सक्सेस।